हेलो छात्र, कैसे हैं आप लोग? आज हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के राष्ट्र के स्वरूप के तीसरे अंग के विषय में चर्चा करेंगे। पहला अंग आपने देखा पृथ्वी था, दूसरा जन था, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है जन की संस्कृति, उनका आपसी कल्चर, उनका रहन सहन, उनका भाईचारा। वैसे गवर्नमेंट की मंशा कुछ स्पष्ट हो रही है धीरे धीरे कि आपके कोर्स का 30% चैप्टर हटाया जाएगा, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट आदेश इस पर नहीं हुआ है, सहमति बनी है। तो जहाँ तक होगा कि आपके, हम गद्य की बात अगर करें तो 6 चैप्टर आपके गद्य में हैं कोर्स में, इसमें से 2 चैप्टर हटाने की संभावनाएं बन गई, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और दूसरा चैप्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रॉबर्ट नरसिंह। लेकिन हम ये नहीं मान के चल रहे हैं, चूँकि वासुदेव शरण अग्रवाल चल रहा है तो तीसरे खंड पे, तीसरे हिस्से पे हम पहुंच चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि इस चैप्टर को एकदम पूरा कर दिया जाए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को हम छोड़ देंगे, उसके आगे हम चर्चा करेंगे तीसरे चैप्टर से। अगर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को हटाया नहीं जाता है तो हम बाद में उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप के तीसरे हिस्से का, तीसरे अंग का, जिसका शीर्षक है संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। पहला अंग आपने देखा वो थी पृथ्वी, भूमि, जहाँ पर राष्ट्र का निर्माण करना है। दूसरा अंग था उस भूमि पर, उस पृथ्वी पर रहने वाले लोग, और तीसरा अंग है जन की संस्कृति, यानी जो उस पृथ्वी पर, उस भूमि पर रहने वाले लोग हैं, उनकी आपस की भाईचारा, उनकी आपस की संस्कृति। तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। आप जानते हैं कि मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की सांस और प्रश्वास है। यानी युगों से मनुष्यों ने जिस सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया है, रहन सहन का, कल्चर का, परिवेश का निर्माण किया है, वही उनके जीवन की श्वास और प्रश्वास है। यानी उनके विकास और कह सकते हैं पतन का हिस्सा हो सकता है, भाग माना जा सकता है। क्योंकि बिना संस्कृति के, बिना कल्चर के, बिना रहन सहन के, बिना भाईचारे के किसी भी मनुष्य की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध आपने सुना होगा, एक राक्षस का नाम था जिसके पास, यहाँ सिर के पास एक आँख थी, केवल यहाँ पर एक आँख थी, सिर मतलब था ही नहीं, और सिर नहीं था तो निश्चित तौर से दिमाग भी नहीं रहा होगा, मस्तिष्क भी नहीं रहा होगा। तो बिना संस्कृति भी किसी मनुष्य की वही चीज़ है, यानी मस्तिष्क है, ब्रेन कह सकते हैं, सिर कह सकते हैं। तो बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, क्योंकि संस्कृति ही, आपकी किताब में लिखा भी है कि संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव होती है। यानी जब तक संस्कृति का विकास और अभ्युदय नहीं होता तब तक राष्ट्र की वृद्धि भी संभव नहीं होती। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण रूप है। इन तीनों हमने बताया था शुरुआत में ही, जैसे कोई कानून बनाना, संसद का निर्माण करना है तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों अंग जब तक मिलते नहीं हैं तब तक हम संसद उसे नहीं कह सकते हैं। ठीक वैसे ही किसी भी समग्र राष्ट्र के समग्र रूप, किसी राज्य को समग्र रूप प्रदान करने के लिए भूमि, जन और जन की संस्कृति, इन तीनों का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से अलग कर दिए जाएं, विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। क्योंकि जब जिस मनुष्य के पास मस्तिष्क ही नहीं है वो मनुष्य किस काम का है? किसी काम का नहीं होता है। क्योंकि जीवन के बिटप का जो पुष्प है, जीवन के वृक्ष का, जीवन रूपी वृक्ष का, बिटप माने वृक्ष होता है, जीवन रूपी वृक्ष का जो पुष्प है वो संस्कृति होता है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन्य जीवन के सौंदर्य और यश अंतर्निहित होते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा हम संस्कृति को कह सकते हैं। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, जो बनाया है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन देखने को मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्त ही
संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, जीवन में जो भी विकास हम करते हैं, आप जानते हैं बिना कार्य के कोई विकास नहीं हो सकता, कार्य कारण का संबंध होता ही होता है जीवन में। तो वही चीज़ है, जीवन के विकास की युक्ति, जीवन के विकास का तरीका संस्कृत के रूप में ही प्रकट होता है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती हैं और उससे जो प्रेरणा प्राप्त होती है उसी से संस्कृत के रूप में, वही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग पृथक पृथक संस्कृतियाँ हमारे राष्ट्र में विकसित होती हैं। आप जानते हैं हिंदुस्तान में ही, भारत में ही देख लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत से क्रिश्चियन, बहुत से जातियाँ पाई जाती हैं और सभी की अपनी अपनी संस्कृतियाँ हैं, अपने अपने रहन सहन है, अपने अपने कल्चर हैं। गीत भी हम गाते रहते हैं, राष्ट्रीय गीत के रूप में ही गाते रहते हैं। ठीक है, कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, अगर बेला गुलाब जूही चंपा चमेली इन सब फूलों को हम मनुष्य मान लें, जातियाँ मान लें, विभिन्न संप्रदाय मान लें, तो आप जानते हैं माला में सभी एक सूत्र में गूंथे जाते हैं। ठीक है, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। यानी जब तक हम एक नहीं होते हैं तब तक हम समग्र रूप में राष्ट्र का समग्र रूप हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार अलग अलग पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं, लेकिन उन सबका जो मूल आधार होता है वो पारस्परिक सहिष्णुता पर और समन्वय पर निर्भर करता है। जब तक ये जातियाँ, ये विभिन्न संप्रदाय आपस में एकजुट होकर नहीं रहते हैं तो उस राष्ट्र को मजबूती नहीं प्राप्त हो सकती है। जैसे दूसरा उदाहरण भी है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लताएं, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से ऊपर उठते रहते हैं, यानी कोई भी लता, कोई वृक्ष, कोई वनस्पति एक दूसरे को रोकता नहीं है। जैसे मोटा सा पेड़ होता है, उस पर लताएं होती हैं, उसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, क्या मोटा पेड़ जो होता है वो उन लताओं को रोकता है कि नहीं नहीं तुम हमारा सहारा लेकर ऊपर नहीं चढ़ोगी? ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही हमारे राष्ट्र में जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अमीर, गरीब, सामान्य, मध्यम, ठीक है, इन सभी को एक दूसरे का सहारा लेकर ही आगे बढ़ना होगा, तभी समग्र राष्ट्र का समन्वय, समग्र राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो लिखते भी हैं कि जिस प्रकार जंगल में अनेक लताएं, वृक्ष, वनस्पतियाँ अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से, एकजुटता से, पारस्परिक सहयोग से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, एक कोई किसी को रोकता नहीं है, कोई किसी का विरोध नहीं करता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं जितनी भी नदियाँ हमारे देश में या पूरे विश्व में बह रही हैं, इनका अंतिम बिंदु कहीं ना कहीं समुद्र में होता है। ठीक है, समुद्र में ही जाके विलीन होती हैं। तो बहुत सी नदियाँ, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और भी छोटी छोटी बेतवा, केन, पता नहीं कौन कौन सी छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन सब की सब जाकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। क्या समुद्र किसी को रोकता है कि नहीं नहीं तुमको नहीं हमें मिलना है, तुम रुक जाओ, तुम दूसरी तरफ जाओ, दूसरे समुद्र में जाओ, हमारे पास नहीं, तुम्हारे लिए जगह नहीं है? ऐसा नहीं होता। तो जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं, क्योंकि समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप माना जाता है। समन्वय, एक रूपता का जो जीवन होता है वही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप होता है। साहित्य हो, कला हो, नृत्य हो, गीत, आमोद प्रमोद के अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मस्तिष्क या अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते रहते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव होता है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यानी जो कुछ भी आत्मा का आनंद रूपी भाव होता है वह इन्हीं रूपों में, कला, नृत्य, साहित्य, आमोद प्रमोद में व्यक्त होता है, दिखाई पड़ता है, साकार होता है। जैसे बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, अनेक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आंतरिक आनंद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनमें एक रूपता प्राप्त होती है, एक रूपता ही दिखाई पड़ती है। जो व्यक्ति सहृदय, दयालु है, सज्जन है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जैसे आपने मेडुअल हिस्ट्री पढ़ा होगा, मध्यकालीन इतिहास, जिसमें सम्राट अकबर की बात की जाई रही होगी। सम्राट अकबर को आपने पढ़ा होगा। आप जानते हैं कि सम्राट अकबर, बहुत से लोग तो जानते हैं, बड़ा कट्टर था,
क्योंकि अकबर को समझना इतना आसान नहीं है। अकबर अगर कट्टर था तो वह अपने माता पिता की तरफ से था, अपने पूर्वजों की तरफ से था और आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर था। लेकिन अगर उसकी वास्तविक मतलब नीतियों को देखा जाए, उसकी राजपूत नीति को देखा जाए या अन्य कोई धार्मिक नीति को देखा जाए तो हम देखते हैं कि वह समन्वयवादी था। आप जानते हैं अकबर ने एक इबादत खाने का निर्माण कराया था और अपने राज्य के उस समय उस क्षेत्र में जितने भी विश्व में, संसार कह सकते हैं, संसार में जितने भी बुद्धिमान लोग थे, उलेमा वर्ग के लोग थे, विद्वान वर्ग जिसे कहते हैं, उन सभी को उस इबादत खाने में वह आमंत्रित करता था, बुलाता था और हर जुमे की नमाज को, शुक्रवार के दिन सभी से वो खुद भी बैठता था उस इबादत खाने में और उन विद्वानों के सामने वह कोई न कोई समस्या क्रिएट करता था, रखता था और फिर सभी से, अनेक धर्म के चूँकि लोग वहाँ होते थे और सभी लोगों से उस बिंदु पर अपने अपने विचार, अपने अपने धर्म के अनुसार विचार देने को कहता था और जो विचार, जिस भी धर्म का विचार उसे अच्छा लगता था वह उस विचार को लिपिबद्ध करा लेता था टोडरमल के माध्यम से, ठीक है, और उसको लिखवा लेता था। आगे चलकर धीरे धीरे जब बहुत विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न संप्रदायों की अच्छी बातों का एक संकलन बन के तैयार हुआ तो वह एक पुस्तक के रूप में, एक किताब के रूप में हमारे सामने आती है जिसका नाम दीन इलाही रखा जाता है। वास्तव में दीन इलाही अगर आप कहीं पढ़ें तो देखेंगे दीन इलाही में बड़ी ही अच्छी अच्छी, हर धर्म की अच्छी अच्छी बातों को संग्रहित किया गया है। वास्तव में दीन इलाही बहुत अच्छा धर्म था, लेकिन अब लोग कहते हैं कि अकबर कट्टर था, तो अगर वो कट्टर होता तो निश्चित तौर से पूरे विश्व में या जहाँ तक अकबर का साम्राज्य था दीन इलाही धर्म चल रहा होता, लेकिन नहीं, अकबर ने इसकी छूट दे दी कि जो दीन इलाही को मानना चाहे वो मान सकता है और जो नहीं मानना चाहता है ना माने, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। फिर भी उस समय कुछ लोगों ने माना और लेकिन चूँकि उस पर शासन का, प्रशासन का कोई बहुत जोर नहीं था, बट ज़बरदस्ती उसको लादने का प्रयास नहीं किया गया, इसीलिए वह धर्म आने वाले कुछ समय के बाद समाप्त हो गया। तो लिखते हैं जो व्यक्ति सहृदय होता है वह प्रत्येक संस्कृति का, संस्कृति कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी संस्कृति हो, उसके आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। अकबर भी ठीक ऐसे ही था, वही मैं बताना चाह रहा था कि अकबर चाहे वो मुसलमान तो था ही, चाहे हिंदू का धर्म रहा हो, ईसाई का रहा हो, मतलब कोई भी और धर्म रहा हो, वह प्रत्येक धर्म के अच्छे पक्ष को मानता था, उसको स्वीकार करता था और उससे आनंदित भी होता था। इस प्रकार की उदार भावना है विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर होती है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का एक अमिट भंडार भरा हुआ है। अगर आप गाँव में देखें तो लोकगीतों में जो हमारी बहनें, माताएँ सावन के महीने में झूले पर बैठकर गाती हैं, या लोक कथाओं में संस्कृतियों का अमिट भंडार, यानी हमारी संस्कृतियाँ, वास्तविक संस्कृतियाँ गाँव में ही निवास करती हैं, वहीं पे हमको उनके देखने को मिल सकता है और उसमें आनंद की भरपूर मात्रा भरी होती है, प्राप्त होती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में सबका स्वागत करने की हमें आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, जो कुछ भी रचा बनाया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में हम साक्षात देखना भी चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार होता है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार नहीं होता। आज जानते हैं अतीत का मतलब, अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहें तो जैसे हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो अतीत हैं, जो कि बीते हुए हैं, कुछ समय बाद वो बीत जाएंगे, भूतकाल हो जाएंगे, तो अतीत हैं। तो और बहुत से लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि ऐसे बुजुर्ग जो असहाय हो जाते हैं, हाथों पैरों से जिनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, उनके घर के लोग उन्हें भार रूप में देखने लगते हैं, भार स्वरूप हो जाते हैं वो घर के ऊपर, ठीक है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल कि जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता है, बल्कि अपने वरदान से उसकी पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसे उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। हम ऐसे उस राष्ट्र को लाने के लिए प्रयासशील हैं, प्रयत्नशील हैं, ऐसे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो ये था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखा हुआ निबंध, जो इनके
पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से संग्रहित किया गया था, राष्ट्र का स्वरूप, इसको आपने अध्ययन किया। इसमें जहाँ तक लिखने की बात है, लिखने के लिए हम आपको PDF भेज देंगे कि क्या क्या आपको इसमें से लिखना है, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर आपका आता है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को हम छोड़ देंगे। रॉबर्ट नरसिंह हो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी नहीं, और गवर्नमेंट की मंशा है कि इसको हटा ही दिया जाए कोर्स से। 30% के अंतर्गत जद में ये आ रहा है, ठीक है। लगभग 2 चैप्टर आएगा, तो 2 कोई मतलब होता नहीं चैप्टर का। 2 चैप्टर आपके हटाए ही जाएंगे। तो हम कल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पर चर्चा करेंगे, लेकिन कल शनिवार है, कल आपका समाधान क्लास है। कल आपका लेक्चर क्लास नहीं चलेगा, आपका समाधान क्लास होगा। आपको अगर किसी चीज़ में कोई समस्या होती है तो आप उसको व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में आप उसको भेजिए, उसका आंसर भी शनिवार को दिया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को आपका समाधान क्लास होगा, ठीक है। समय आपका होगा समाधान शनिवार को 9:20 से लेकर 10 बजे तक, ठीक है। 40 मिनट का समाधान हर विषय का, ठीक है, समाधान क्लास लेगा शनिवार को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।